Hello plus 2 students, this is Shailja Goyal from Goyal Institute of Commerce. Students, I hope कि आपकी एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन अच्छे से चल रही है। उस प्रेपरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम आपके लिए कुछ MCQs लेकर आए हैं इन गूगल फॉर्म। जैसा कि आपको पता है कि आपके हर सब्जेक्ट में 20 MCQs आते ही आते हैं, तो वो MCQs को करने में थोड़ी सी आपको दिक्कत आती है क्योंकि वो कंटेंट बेस्ड रहते हैं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आपके लिए इस तरह के MCQs लेकर आते रहेंगे। एक MCQ मैंने गूगल फॉर्म में आपके लिए डाला है, आप उसको सॉल्व करो। 20 MCQs हैं। आप क्या करोगे, आपके पास 4 ऑप्शंस रहेंगी, आप उसमें से टिक करके अपना जो क्वेश्चंस है वो सबमिट करोगे। क्वेश्चन सबमिट करने के बाद आप उसी में व्यू स्कोर कर सकते हो। व्यू स्कोर करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं। क्लियर है? उनके आंसर्स भी आपके पास आ जाएंगे। फिर भी उस पेपर को मैं यहाँ पर सॉल्व करवा रही हूँ क्योंकि कई बार आंसर तो आपको मिल जाता है, अच्छा इसका B नहीं A आना चाहिए था, लेकिन क्यों आना चाहिए था, ये प्रॉब्लम अराइज होती है। तो ऐसे टाइम टू टाइम हम आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, चाहे वो अकाउंट्स है, चाहे वो बिजनेस स्टडी है, ये जो मेन 3 सब्जेक्ट्स हैं इनके MCQs लेकर आते रहेंगे, उनको सॉल्व करवाते रहेंगे। ठीक है जी, चलिए। तो उसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जो डाला है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब ये अच्छे से आप लोगों को आता होगा, अगर नहीं आता तो सुन लीजिए। एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सोल अथॉरिटी है टू प्रिंट करेंसी, और वहीं पर उसके पास वो क्या है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है। फॉरेन एक्सचेंज मतलब जितनी भी करेंसी हमारे पास बाहर की आती है उसका जो रिजर्व है, उसकी जो कस्टडी है वो किसके पास रहती है, RBI। क्लियर है? तो इसमें आप आंसर क्या टिक करोगे, RBI। क्लियर है जी? चलिए, सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ क्रेडिट इन रूरल हाउस होल्ड ऑफ इंडिया। रूरल एरिया में रूरल लोगों को सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट है, उधार है, वो कहाँ से मिलता है। ऑप्शन में दे रखा है कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी, मनी लेंडर्स या नन ऑफ अबव। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, मनी लेंडर्स, क्योंकि गांव में जो साहूकार होते हैं वही मेन सोर्स ऑफ क्रेडिट रहता है, क्योंकि गांव में इतने ज़्यादा कमर्शियल बैंक्स नहीं होते और ना ही इतनी ज़्यादा अवेयरनेस होती है, तो लोग मनी लेंडर से ही जाकर पैसा लेते हैं। क्लियर है जी? थर्ड इसमें क्वेश्चन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो दूसरा नाम है वो है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ऑप्शन दे रखी है थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ इनकम या थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन। तो आप किसके ऊपर टिक करोगे, थ्योरी ऑफ इनकम। नेक्स्ट, अब एग्जाम में ये 4 ऑप्शन की बजाय आपको कुछ स्टेटमेंट्स भी आती हैं। स्टेटमेंट दी होती है, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2। तो वहाँ से आपको बताना होता है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्या ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्या स्टेटमेंट एक सही है दूसरी गलत है, क्या दूसरी सही है पहली गलत है। तो ऐसे करके आपको बताना होता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हर एक चैप्टर को थॉरली रीड करोगे, तभी आपको पता चलेगा कि ये किसके बारे में बात हो रही है। सॉरी। तो स्टेटमेंट इसमें दे रखी है, स्टेटमेंट नंबर 1, कैजुअल वर्क इज अ टेम्परेरी एंड फ्लेक्सिबल वर्क। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, कैजुअल वर्क के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले आपको कैजुअल वर्क के बारे में पता होनी चाहिए, क्या ये बात सही है। तो कैजुअल वर्क क्या होता है, कैजुअल वर्क वही होता है जो आप कैजुअल वे में करते हो, फॉर्मल वे में नहीं करते। जब जब एम्प्लॉयर को आपकी ज़रूरत होती है वो तब तब आपको हायर करता है। फ्लेक्सिबल रहता है, जितनी देर मर्जी आप काम कर सकते हो। तो ये स्टेटमेंट सही है। सिमिलरली स्टेटमेंट नंबर 2 क्या इसमें लिखी हुई है, कैजुअल एम्प्लॉयमेंट इज व्हेन वर्कर्स आर कॉल्ड ओनली व्हेन द एम्प्लॉयर्स नीड देम। कहते कैजुअल एम्प्लॉयमेंट तभी अराइज होती है जब वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स उनको बुलाते हैं
जरूरत पड़ने पर। तो ये दोनों स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तब इसमें आप आंसर सी टिक करोगे, बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर ट्रू। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये थोड़ा सा सॉल्व करने वाला है। देखिए इसमें क्या दे रखा है, इफ इन एन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 5 and autonomous consumption is rupees 25 crore, then the relevant consumption function would be। तो पहले तो आपको कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला होता है C प्लस बी वाई, इसको हम A प्लस बी वाई भी लिख सकते हैं। C का मतलब यहाँ पर होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन मींस आप जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी जो कंजम्पशन करते हो, और जो इस क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 25 करोड़। तो ये स्टेटमेंट तो हमें मिल गई इतना। तो अब बी वाई क्या है, बी का यहाँ पर मतलब होता है चेंज इन सी अपॉन में चेंज इन वाई, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। वाई का मतलब होता है इनकम। अब कुछ ऑप्शंस आपको दे रखी है, वहां से आपको रेलिवेंट जो आंसर है वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दे रखा है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला देखिए क्या है, 1/1 के। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को के नाम से जानते हैं, इसका फॉर्मूला है 1/1 माइनस MPC। इतनी चीज क्लियर है? 1 माइनस MPC को हम क्या बोलते हैं, MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। के दे रखा है, कितना है, 5 है। 5 इज इक्वल टू 1/MPS। MPS ऊपर चला जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे 1/5 आ जाएगा, तो MPS कितना आ गया जी, 0.20। अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। बी में क्या लेते हैं, MPC। MPC कैसे निकालेंगे, 1 माइनस MPS करके, ठीक है। तो 1 माइनस 0.20 0.80 कितना आ गया जी, MPC। अब यहाँ पर इक्वेशन बन गई 25 प्लस 0.80 और ये क्या बन गया, Y। तो ये ऑप्शन आपका सही है। ऐसे करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए बनता है C इज इक्वल टू 25 प्लस 0.80 Y। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो कुछ क्वेश्चन तो बड़े ही सिंपल से आएंगे, डायरेक्ट आपको टिक करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने वाले आएंगे और कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट्स के आएंगे। तो सारे ही कवर किए हैं हमने, ऐसे ही और करते रहेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे ही गूगल फॉर्म आते रहेंगे, आप अपनी नॉलेज चेक करने के लिए उनको करते रहोगे। कुछ का लेवल इजी रहेगा, कुछ एवरेज होंगे, फिर कुछ डिफिकल्ट आते रहेंगे। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज, कॉलोनियल पीरियड जब ब्रिटिशर्स का राज था तब हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज एज जो थी पर्सन की, मीन एज वो बहुत ही कम थी, दैट इज 32 ईयर्स। ये तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तब आप आसानी से कर सकते हो। तो इसका आंसर आएगा जी डी, दैट इज 32 ईयर्स। और एट प्रेजेंट कितनी है, कोई बता सकता है? एट प्रेजेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 69 ईयर्स। नेक्स्ट अगेन दो स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना होगा वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। स्टेटमेंट नंबर 1, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज द रीसेंट टैक्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। GST, GST एक लेटेस्ट टैक्स है जो सरकार ने लगाया है, ये स्टेटमेंट सही है। और ये टैक्स सेकंड स्टेटमेंट जो दे रखी है वो इसकी इंट्रोडक्शन की बात दे रखी है कि ये कब आया था। GST वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 अप्रैल 2010 और ये स्टेटमेंट भी सही है, 10 को ही आया था। अगर ये क्वेश्चन 11 आ जाता है, ईयर चेंज हो जाता है, 2011 में आया था, 12 में आया था, तो ये स्टेटमेंट गलत होती। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो अगेन आपका आंसर क्या आएगा, बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर ट्रू। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन इंडिया अबाउट %% ऑफ पीपल वर्क इन एग्रीकल्चर। अब ये अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में कि कितनी कितनी पॉपुलेशन इन्वॉल्व है। तो एग्रीकल्चर में 58% रहेगी। क्लियर है जी? तो ऑप्शन आप डी टिक करोगे। देन
हाउ मेनी इंडस्ट्रीज आर एंटायरली रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर? ये आपको पता है अच्छे तरीके से, ओनली 2 इंडस्ट्रीज आर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, दैट इज एटॉमिक एंड रेल ट्रांसपोर्ट। तो अगेन आंसर रहेगा आपका सी। नेक्स्ट, अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए, एमसीक्यू वाले हो गए, डायरेक्ट आपने कर लिए। पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा पक्का आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे पक्के आएंगे जिसमें कॉलम्स दिए होंगे और या तो कॉलम को आपने मैच करना होगा या उसमें से करेक्ट पेयर आपको फाइंड आउट करना होगा। दोनों क्वेश्चन हमने इसमें डाले हैं, मैच करने का भी डाला है और राइट पेयर भी आपको फाइंड आउट करना है, ऐसा क्वेश्चन भी है। तो सबसे पहले मैच वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उसमें कॉलम 1 में दे रखे हैं, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में 2 कॉलम बना रखे हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 में दे रखा है गल्फ क्राइसिस, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है और कब हुए थे। देन दे रखा है गैट, उसके बाद दे रखा है थर्ड वन लिबरलाइजेशन, तो आपको पता होना ये क्या है। और देन है डीमोनेटाइजेशन। कॉलम नंबर 2 में इन्हीं के आंसर्स हैं, लेकिन आगे पीछे करके दिए हुए हैं। ए में लिख रखा है अबॉलिशन ऑफ लाइसेंसिंग, ठीक है जी। बी पर दे रखा है स्ट्रिपिंग ऑफ करेंसी यूनिट। सी पार्ट में दे रखा है, ईयर दे रखा है 1948 और डी में भी अगेन ईयर दे रखा है 1990 और 1991। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको इसको मैच करना है। मैच के लिए क्या करोगे, आपको पता होना चाहिए कि गल्फ क्राइसिस किस वजह से आए थे। गल्फ वॉर हुई थी बिटवीन इराक एंड कुवैत, कब हुई थी? 1991। तो इसका आएगा डी, गल्फ क्राइसिस का। गैट, गैट क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो कि अब खत्म हो चुका है। गैट को रिप्लेस किसने कर लिया? WTO ने। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब कर लिया? 1995। गैट को रिप्लेस क्यों किया गया? क्योंकि गैट में कुछ लूप होल्स थे। गैट सर्विसेज को कवर नहीं करता था, गैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को कवर नहीं करता, ठीक है। तो गैट आया कब था? 1948 में। सी। लिबराइजेशन होता है कि सरकार जब कुछ छूट दे देती है, तो ये बड़ा अच्छा आंसर पड़ा है, अबॉलिशन ऑफ लाइसेंसिंग, इसका आएगा ए। डीमोनेटाइजेशन, जब सरकार एक कोई भी करेंसी वापस ले लेती है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिपिंग ऑफ करेंसी यूनिट, इसका आएगा बी। तो ऐसा आप आंसर ढूंढोगे जिसमें गल्फ क्राइसिस का डी ऑप्शन होगा, गैट का सी होगा, लिबराइजेशन का ए होगा और डीमोनेटाइजेशन का डी होगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन पड़ा है इसमें बी। क्लियर है? फिर मैंने आपको क्या बताया, ऐसे ही कॉलम वाइज एक क्वेश्चन और आ जाता है जिसमें आपको सभी को मैच नहीं करना होता। 2 कॉलम है, उसमें से करेक्ट पेयर आपको फाइंड आउट करना होता है। तो वैसा एक क्वेश्चन हमने इसमें डाला है, क्वेश्चन नंबर 12। पहले 11 बता दूं, वो रह गया, सॉरी। 11 क्वेश्चन क्या है? ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज इज कॉल्ड डैश ट्रेड। 2 कंट्री के बीच में ट्रेड हो बायलेटरल ट्रेड, 2 से ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व हो मल्टीलेटरल ट्रेड। तो 2 कंट्रीज पूछा है तो बायलेटरल आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 12, अगेन चूज द करेक्ट पेयर। तो अब आपको मैच नहीं करना, इसमें आपको करेक्ट पेयर फाइंड आउट करना है। कॉलम नंबर 1 में आपको क्या दे रखा है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इस क्वेश्चन को। कॉलम नंबर 1 में पहला दिया हुआ है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो एक बार यूज करने के बाद खत्म हो जाते हैं, रिन्यू नहीं होते। देन इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बता रखा है। फिर उसके बाद कंडीशंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है कि हमारी इकोनॉमी की सस्टेन बेसिस पे डेवलपमेंट होती रहे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। देन लास्ट क्या दे रखा है? रीजन फॉर नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन क्यों होता है, ठीक है। फिर इसी के साथ कॉलम नंबर 2 दे रखा है, उसके सामने रीजन दे रखे हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का रीजन दे रखा है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या ये सही है? नहीं, ठीक है। तो
तो ये गलत है। देन इकोनॉमिक ग्रोथ का रीजन दे रखा है इंडस्ट्रियल मशीन्स, तो ये भी गलत है। इकोनॉमिक ग्रोथ होती है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, इसका ये आना चाहिए था आंसर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेकिन इसके सामने इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रियल मशीन्स दे रखा है, तो ये ऑप्शन गलत है। सी देखिए, कंडीशंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रीजन क्या दे रखा है, रिडक्शन इन लेवल ऑफ पोल्यूशन। तो अगर हमारी इकोनॉमी में हमारे एनवायरनमेंट से जितने भी पोल्यूशंस हैं वो खत्म हो जाएं, तो हमारी इकोनॉमी की सस्टेन बेसिस पे तरक्की होती रहेगी। देखिए, पोल्यूशन का मतलब सिर्फ कंटेमिनेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू एटमॉस्फेयर नहीं होता, पोल्यूशन का मतलब एक और भी है, दैट इज डिप्लीशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। जो हमारे स्केर्स रिसोर्सेज हैं, जब वो डिप्लीट होते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं, तब भी पोल्यूशन होता है। अगर हम इस चीज प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर लें, तब हमारी इकोनॉमी की सस्टेन बेसिस पे डेवलपमेंट हो सकती है। और ये वाला जो पेयर है ना, ये करेक्ट है। क्लियर है। नेक्स्ट, रीजन फॉर नॉइज पोल्यूशन क्या दे रखा है, लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन, बिल्कुल ही गलत है, लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, इसका तो इसके साथ कोई लिंक ही नहीं है, है ना। तो ये देख के ही पता चल गया कि ये वाला पेयर सही है, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है। थर्ड का क्या आएगा जी, सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, विच कंट्री अडॉप्टेड इन्फेंट पॉलिसी। इन्फेंट पॉलिसी अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा है चाइना वाला, तो उसमें इन्फेंट पॉलिसी होता है वन चाइल्ड पॉलिसी। ये सबसे पहले चाइना ने अडॉप्ट करी थी, कब करी थी, इन 1980। किस लिए करी थी, टू कंट्रोल पॉपुलेशन। तो इसका आंसर आएगा बी, दैट इज चाइना। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है तो क्या क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है क्रॉप में रोटेशन करी जाए, कि एक बार एक फसल उगा ली, फिर दूसरी बार दूसरी। एनिमल मैन्योर ये हो जाता है। तीसरा, एनिमल मैन्योर मतलब ऐसी खाद डालो जो एनिमल प्रोड्यूस करते हैं। देन मैकेनिकल एग्रीकल्चर एंड नेचुरल फर्टिलाइजर कंट्रोल। तो आप जितने भी ये फर्टिलाइजर्स हैं वो कम यूज करोगे, तो ये तीनों चीजें ऑर्गेनिक फार्मिंग में हेल्प करती हैं। डी ऑप्शन पड़ा है ऑल ऑफ अबव, आप इसके ऊपर टिक करोगे ऑल ऑफ अबव। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी का मतलब आपको पता होना चाहिए कि कोई कितनी जल्दी बीमार होता है, प्रोनेस टू फॉल इल। तो ये डायरेक्ट आंसर पड़ा है ए, आप इसके ऊपर टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड असिस्टेंस टू एल्डरली पीपल आर गिवन अंडर। 4 प्रोग्राम दे रखे हैं, इनमें से कौन सा प्रोग्राम एल्डरली पीपल को हेल्प करने के लिए है। ये जो प्रोग्राम है ना, दिक्कत क्या है इस क्वेश्चन में कि ये जो प्रोग्राम्स हैं इसकी फुल फॉर्म नहीं दे रखी, सिर्फ एब्रीवेशन दे रखी है। एब्रीवेशन क्या दे रखी है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में एब्रीवेशन दे रखी है VAMBAY। अभी आपको पता होना चाहिए कौन सी स्कीम है, कौन सा प्रोग्राम है। NSAP, C में है PMGY, D में है PMRY। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको इनकी फुल फॉर्म पता है। तो फुल फॉर्म पहले की क्या है, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, ये जो स्कीम थी ये प्राइम मिनिस्टर ने दिसंबर 2 दिसंबर 2001 में स्टार्ट करी थी। किसके लिए की थी, स्लम ड्वेलर्स के लिए, स्लम एरिया के लोगों के लिए। तो ये स्कीम तो है नहीं एल्डरली पीपल के लिए। सेकंड क्या है, NSAP, इसकी फुल फॉर्म क्या है, द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स आ जाते हैं, इस प्रोग्राम में और बहुत सारी प्रोग्राम्स आ जाते हैं। कौन कौन से, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, मैं लिखती हूँ इंदिरा
गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। तो ये ओल्ड एज जो पेंशन स्कीम है ये किसके लिए हो गई? एल्डरली पीपल के लिए हो गई। तो ऑब्वियसली इसका आंसर बी आएगा। अदरवाइज इसको और अच्छे से जान लेते हैं। इसमें इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम भी है, इसमें इंदिरा गांधी नेशनल डिसएबिलिटी पेंशन स्कीम भी है, ऐसे करके बहुत सारी स्कीम्स है। तो एल्डरली पीपल के लिए हो गया NSAP। अगली क्या है? PMGY, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो ये रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए है। नेक्स्ट क्या है? PMRY, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट के लिए है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है। तो एल्डरली पीपल के लिए क्या रहेगा? NSAP। और ये आप तभी कर पाओगे जब आपने पूरा चैप्टर थॉरली रीड किया हुआ है। आगे देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 17 बड़ा ही सिंपल है। व्हेन गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट कलेक्ट्स बाय वे ऑफ रेवेन्यू। जब सरकार खर्चा ज्यादा करती है, रेवेन्यू कम होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बजट डेफिसिट। तो ऑप्शन क्या आएगा जिसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 ये नेशनल इनकम का चैप्टर है। इस क्वेश्चन है, इसमें क्या है? NNP एट MP फाइंड आउट करना है। NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट एट MP इज इक्वल टू डैश। ऑप्शन देखिए क्या दे रखी है? ऑप्शन दे रखी है GNP एट MP माइनस डेप्रिसिएशन, ये सही है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो नेट नेशनल प्रोडक्ट आता है, तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा है NDP एट MP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। डोमेस्टिक इनकम में जब हम फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हैं तो वो नेशनल बन जाती है, ये भी सही है ऑब्वियसली। देन NNP एट FC प्लस NIT नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे गिवन है, जब हम उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर देते हैं तो वो किस पर बन जाते हैं? मार्केट प्राइस पर। लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो आप किसके ऊपर टिक करोगे स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली ऑल ऑफ अबव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, लंपिंग मेथड इज नोन एज। लंपिंग, लंप में जब आप पूरी इकोनॉमी को एग्रीगेट वे में स्टडी करते हो, एज अ होल स्टडी करते हो, तो वो क्या बन जाती है? मैक्रो। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का नाम है लंपिंग। इसका ऑपोजिट माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम बोलते हैं स्लाइसिंग मेथड। ठीक है, तो लंपिंग मेथड आ गया तो मैक्रो टिक करना है। अगर एग्जाम में स्लाइसिंग मेथड आएगा तो क्या टिक करोगे? माइक्रो। तो इसका आएगा ए। लास्ट, व्हेन वाज द गोल्ड स्टैंडर्ड अबंडेंट। गोल्ड स्टैंडर्ड जो आपका चैप्टर है कि एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसमें एक मेथड था कि जितनी भी कंट्रीज हैं वो अपनी करेंसी को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? पहले करेंसी की वैल्यू को गोल्ड में। तो उनके पास एक कुछ गोल्ड का रिजर्व होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन वो स्टैंडर्ड अब ख़त्म हो गया। तो गोल्ड स्टैंडर्ड जो मेथड था करेंसी को, फॉरेन एक्सचेंज रेट को मेजर करने का, वो अबंडेंट ख़त्म हो गया। कब ख़त्म हुआ? 1920s। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1920s। तो ऐसे करके ये जितने भी चैप्टर्स हैं आपके सारे सिलेबस को कवर करके हमने 20 MCQs डाले हैं। ऐसे आपके पास और भी आते रहेंगे। आपको करना क्या है? टाइम टू टाइम आप इस गूगल फॉर्म को सॉल्व करोगे, सॉल्व करके आप अपनी नॉलेज को चेक करोगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? थैंक यू।